नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। अंशुमान जी साथ में हैं। खर्चा पानी का ये एक और एपिसोड है। कैसे हैं अंशुमान जी? स्वागत है आप सबका। धन्यवाद सिद्धांत। आज खर्चा पानी में अंशुमान जी हम लोग तीन चीज़ें बेसिक बात करेंगे। एक जीएसटी पे बातचीत करेंगे और ज़्यादा प्रमुखता से और लोगों की ज़्यादा इच्छा जो है कि हम जिस पर बात करें वो है रोज़गार पे। तो सीएमआई का आंकड़ा है, हम उस पर बात करेंगे उसके बाद। और फिर स्पेक्ट्रम की डीलिंग है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। हाँ, स्पेक्ट्रम ऑक्शंस हैं, हम लोग उस पर बातचीत करेंगे। और उस सब पर बातचीत करें उसके पहले 1 मिनट का समय हम लोग लेते हैं गैस के दामों पर बात करने के लिए। गैस के दाम लगातार कल भी 25 रुपये बढ़े थे और ये ऐसी चीज़ है जिस पर अब कोई कंट्रोल किसी का है नहीं। वो बेहिसाब बेलाग तरीके से भाग रही है चीज़। नहीं, कंट्रोल था इस पर। हम लोगों ने हम लोगों ने बजट के बाद एक खर्चा पानी किया था, डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था कि अब एलपीजी की कीमतें क्यों बढ़ेंगी आने वाले समय में, जब पहली बार बजट के बाद एलपीजी की कीमत बढ़ी थी। और तो हमने स्पष्ट रूप से बताया था कि सरकार ने एलपीजी को जो सब्सिडी दी जाती थी बजट में, उसको रिड्यूस करके इनके न्यूनतम स्तर पर ला दिया है। और संकेत यह है कि अब सब्सिडी वाला सिलेंडर केवल उज्ज्वला के तहत रहेगा, बाकी सामान्य सिलेंडर जो है उसके ऊपर सब्सिडी नहीं रहेगी। और इसलिए हमने उसी समय ये कहा था, आप दर्शकों को याद होगा कि आगे भी बढ़ती रहेंगी एलपीजी की कीमतें। और वैसा ही लगातार हुआ कि हमने 1 महीने में एलपीजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी। तो एलपीजी एक ऐसा पेट्रोलियम प्रोडक्ट था जो पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, नाफ्था, बिटुमेन से अलग कैटेगरी में आता था। इस पर सरकार सब्सिडी देकर इसकी कीमत कम रखती थी। जैसे इस पर सब्सिडी कम की गई, वैसे ही जो कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर था वो इस पर रिफ्लेक्ट होने लगा और इसकी कीमतें बढ़ने लगी। पर सरकार ने नीतिगत रूप से ये तय कर लिया है, इस बजट से जो संकेत मिलता है, अगर बजट के सब्सिडी बिल को देखा जाए तो उससे नीतिगत रूप से सरकार ने तय कर लिया है कि वो एलपीजी पर अब सब्सिडी नहीं देगी। और उसी सीरीज में हमने एसकेओ पर भी डिस्कस किया था कि केरोसिन पर तो सब्सिडी बिल्कुल खत्म कर दी गई। तो ये पेट्रोलियम सब्सिडी का जो पूरा इस ढांचा है पूरा वो इस बजट से बदल रहा है। और इसलिए अगर अब कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी या पेट्रोलियम कंपनीज के मार्जिन्स में चेंज होगा तो उसका असर में एलपीजी की कीमतों पर दिखाई देगा। और इसलिए एलपीजी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। जब तक सरकार इसमें वापस सब्सिडी नहीं ले आती या ये तय कर देती कि नहीं, इस सीमा के बाद कीमतें बढ़ेंगी तो सरकार सब्सिडी देगी, तब तक एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी पेट्रोल डीजल की तरह होती रहेगी, बशर्ते चुनाव ना। हाँ, बशर्ते चुनाव ना हो। और मेरे ख्याल से काफी सिस्टेमिक तरीके से सरकार की लंबे समय से प्लानिंग थी कि एलपीजी पे सब्सिडी को किसी तरह से खात्मे की ओर लाया जाए। मतलब वो एक बार नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आप सब्सिडी वापस कीजिए, आप सब्सिडी आपके खाते में जाएगी, सीधे सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। फिर धीरे धीरे वो फेज आउट करते जाते हैं सब्सिडी को। और अब ये स्टेप लेना सरकार के लिए आसान है कि सब्सिडी अब साहब एकदम खत्म हो गई, अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे सब कुछ डिपेंड करेगा। पेट्रोलियम सब्सिडी में, खासतौर से एलपीजी सब्सिडी में हमने पूरा फेज वाइज तरीका देखा है। जो आप ध्यान से देखिए, पहले कॉमर्शियल एलपीजी को डोमेस्टिक एलपीजी से अलग किया गया, कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर को सब्सिडी से बाहर किया गया। जो काफी प्रचार वाला तरीका था जिसमें वो बार बार आके बोलते थे कि आप सब्सिडी छोड़िए ताकि फिर दूसरी चीज ये कि कहा गया कि आप सब्सिडी गिव अप करिए। फिर तीसरी भी बात ये हुई कि सब्सिडी का ट्रांसफर अकाउंट्स में करना शुरू किया, जो धीमे धीमे घटती चली गई। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, और उसी समय ये तैयारी थी कि शायद धीमे धीमे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से सब्सिडी घटाई जाएगी। पर समस्या यही है ना सिद्धांत, कि टाइमिंग का इशू है। एलपीजी के सिलेंडर पर सब्सिडी तब भी खत्म की जा सकती थी जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम थी, $40-45 के आसपास थी। बल्कि पिछले साल कोविड के दौरान तो ब्रेंट की कीमत बुरी तरह टूट गई थी। सब्सिडी सिलेंडर पर तब भी खत्म की जा सकती थी। लेकिन इस समय बहुत सारी मुश्किलें सरकार के बजट में एक साथ हैं। फिनांसेस बिल्कुल टूटे हुए हैं, कर्ज बड़े पैमाने पर सरकार ले रही है, प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत है। तो उस दौरान जब इसकी कटौती की जा रही है, और वो भी ऐसे मौके पर हो रही है सब्सिडी खत्म करने की कोशिश जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो उसका असर तो हमारी जेब पर जाएगा। तो ये जो पूरी बास्केट है फ्यूल की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और एलपीजी की, ये पूरी बास्केट जिस समय महंगी हो रही है, उस समय जो भी इसमें बदलाव किए जाएंगे, नीतिगत बदलाव किए जाएंगे, वो हमारी जेब पर असर डालेंगे। लेकिन फिर भी भारत में कोई भी आर्थिक तर्क चुनाव से आगे नहीं खड़ा होता है। तो इसलिए
चुनाव आएगा तो शायद पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी रुक भी जाएगी। हो सकता हाँ, जैसे अब खबर आने लगी कि शायद सरकार एक्साइज ड्यूटी काटेगी, शायद। हाँ। मतलब वो एक नैरेटिव भी हो सकता है। और इससे आपको ये समझना चाहिए कि भारत में कितनी अपारदर्शी ढंग से सरकारें किसी प्रोडक्ट का फैसला लेती। वही तर्क जो एक महीने पहले तक पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ रही हैं इसलिए हम बढ़ा रहे हैं और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, और यहाँ तक कि उसमें सर्दी गर्मी बरसात के भी तर्क दिए जा सकते हैं, वही चुनाव आते समय सब कुछ बदल जाता है और उस समय वो सारा नियंत्रण आ जाता है। तो जैसा हमने पहले भी कहा था कि भारत में पेट्रोलियम प्राइसेस का डिकंट्रोल है नहीं, ये नेचुरली मार्केट से एडजस्ट होते नहीं है। जब कच्चे तेल की कीमत नीचे होती तब सरकारें टैक्स लगाकर उससे रेवेन्यू वसूलती हैं, जब कच्चे तेल की कीमत ऊपर होती है तब कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही, और जब चुनाव सामने होते हैं तो ये कहा जाता है कि नहीं, इन सब नीतियों का कोई मतलब नहीं, फिलहाल चुनाव है, तुम कीमतें घटा देते हैं, टैक्स घटा देते हैं। तो ये जो जैसा 2009 में कांग्रेस ने सीधे पेट्रोल पे 10 रुपए, हाँ, तो जैसे ये जो टैप ऑन टैप ऑफ की पॉलिसी है ना, इसने पूरे के पूरे पेट्रोलियम प्राइसिंग पॉलिसी को अजीब कंफ्यूजन में रखा है। और ये स्पष्ट समझ में आता है कि सरकारें लोगों की संवेदनशीलता से, उनकी जरूरतों के हिसाब से आर्थिक कारणों पर फैसले नहीं लेती। फैसले लेने के जो वजह और कारक हैं वो नितांत दूसरे हैं एकदम। और अंशुमान जी, मतलब यहाँ पे मैं एक छोटी सी कहानी डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ये एकदम इसके बाद में खबरों पे चलेंगे, क्योंकि ये हमारे नेबर हैं, यहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे हमारे पड़ोसी हैं। तो उनसे बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि साहब देखिए, हमारे घर में 4 लोग हैं, वो हैं, उनकी बीवी हैं और उन 2 बच्चे हैं। तो हमसे बता रहे थे, सर देखिए मेरे घर में एक बाइक है, एक कार है, और मेरे घर में LPG का गैस सिलेंडर लगा है। बोला सर, मैं मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, मैं दुनिया भर की कोई बात नहीं समझूंगा कि जाड़े का कारण बढ़ा, कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ा, कि एक्साइज ड्यूटी की वजह से बढ़ा, कि वैट की वजह से बढ़ा, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन आप समझिए ना कि मैं 1 महीने पहले जो चीज़ चुका रहा था, वही उतने ही सामान के लिए जो दाम चुका रहा था, उसका बहुत ज़्यादा मूल्य मुझे चुकाना पड़ रहा है। मेरे घर में खाना बनाने के लिए मुझे बजट फिर से रिस्ट्रक्चर करना पड़ रहा है, मुझे पेट्रोल भरवाने के लिए, कार में डीजल भरवाने के लिए अलग फिर से फ्यूल का पूरा बजट है वो रिस्ट्रक्चर करना पड़ रहा है। और ऑफिसों में इस तरह की बंदिशें हैं जहाँ पे ऑफिस में ओपन हो रहे हैं कि आपको पब्लिक व्हीकल से जाना नहीं है, आपको अपनी ही गाड़ी से जाना है। तो चीज़ें मतलब आप तार जोड़िए तो एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए खासकर दिक्कतें ज़्यादा हुई हैं। हाँ, और स्वाभाविक सी बात है, वो दिखता भी है। अगर आप इसे तनख्वाहों में कमी या बेकारी या घर में किसी एक पर्सन की नौकरी चली जाना या उसकी 25 से 30% सैलरी कट जाने से जोड़ें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी बढ़ी है। और ये चीज़ हम महंगाई के आंकड़े में से भी लोगों को कंफ्यूज करते हैं, जैसे जीडीपी के आंकड़े लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, वैसे महंगाई के आंकड़े भी कंफ्यूज करेंगे। आपको महंगाई का आंकड़ा दिखाई देगा कि 4% और 5% महंगाई है, लेकिन उस बास्केट में जो सबसे बड़ा हिस्सा फूड प्रोडक्ट्स का है, उनकी सप्लाई नॉर्मल हुई, क्रॉप आई तो उनकी कीमत नीचे हो गई। पर आप सीरीज में देखिए, अगर महंगाई के आंकड़े को भीतर से देखिए तो जो आपके पड़ोसी या बाकी लोग महसूस कर रहे हैं उनके खर्च में, वो उस आंकड़े में छिपा हुआ है, पर आंकड़ा ऐसा है जो आपको सच नहीं बताएगा। उसमें फार्मास्यूटिकल की प्राइस बढ़ने का संकेत है उसमें 3 जो बड़ी सर्विसेज हैं ट्रांसपोर्ट, हेल्थ और एजुकेशन, इन तीनों सर्विसेज में इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो जो हमारे जीवन की प्रमुख जरूरतें हैं जो सर्विसेज हैं, उनकी इन्फ्लेशन बढ़ रही। और सर्विसेज की महंगाई सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती, प्रोडक्ट की महंगाई में तो सरकार दखल दे सकती है। जैसे मान लीजिए अगर दालों की कमी है तो आप दाल इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर ने अपने पर्चे की फीस बढ़ा दी है, जो पिछले साल वो 700 रुपए ले रहा था और इस साल कोविड के कारण उसने 900 और 1400 रुपए कर दी, तो उसे आप कैसे कम करा देंगे। तो जो सर्विसेज की जब इन्फ्लेशन आती है ना सिद्धांत, वो इन्फ्लेशन कभी कम नहीं की जा सकती। अगर एक रिपेयर वाले ने अपनी रिपेयरिंग के चार्ज बढ़ा दिए हैं, डॉक्टर ने अपने हॉस्पिटल का विजिट बढ़ा दिया है या एक सर्विस प्रोवाइडर ने अपने सर्विस के पैसे बढ़ा दिए, तो उसे आप कम नहीं करा सकते। तो ये वो जो इन्फ्लेशन है, ये वो जिद्दी इन्फ्लेशन है। प्रोडक्ट की इन्फ्लेशन को तो ऊपर नीचे किया जा सकता है, सरकार टैक्स कम कर देगी तो कम हो जाएगा। लेकिन अब जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद ट्रक रेंटल्स 8 से 10% बढ़ गए, सब्जियों के रेंटल 10 से 15% बढ़ गए। अगर कल पेट्रोल डीजल की कीमतें चुनाव के बाद उनकी बढ़ोतरी रुक भी जाएगी, तो जो 1 महीने में 16 बार बढ़ोतरी है, उसके बाद क्या रेंटल्स कम हो जाएंगे? ये कम रेंटल्स तो कम नहीं होंगे। तो जितनी इन्फ्लेशन हमने रोप दी है, जितनी इन्फ्लेशन हमने प्लांट कर दी सिस्टम में, वो तो वही मौजूद है, वो रोल बैक होना नहीं है, सही बात, वो वही मौजूद रहेगी। चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा आया है फरवरी के महीने का, फरवरी 2021। सरकार कहती है, जब हम ये सब बातें कर रहे हैं, उस समय फाइनेंस मिनिस्ट्री ये भी कहती है कि साहब
इकोनॉमिक सुधार जो है हो रहा है, इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है। वो कैसे कहते हैं? वो कहते हैं कि साहब फरवरी के महीने में 1.13 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है हमारा। जनवरी के महीने में इससे थोड़ा ज़्यादा था, 1.2 लाख करोड़ था जीएसटी कलेक्शन। लेकिन वो कहते हैं कि कैसे इकोनॉमिक रिकवरी हुई है, क्योंकि फरवरी 2020 में ठीक एक साल पहले जितना जीएसटी कलेक्शन हुआ था उससे 7% ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन उनका इस महीने में हुआ है। प्री कोविड में से ज्यादा कलेक्शन कर देखिए, पाए। आप इस आंकड़े को कई तरह से देख सकते हैं। इकोनॉमी में रिकवरी है, इकोनॉमी जब ओपन हो रही है, गतिविधियां बढ़ रही हैं, तो इकोनॉमी में रिकवरी दिख रही है। वो जाहिर सी बात है, इससे कोई गुरेज नहीं। वो रिकवरी आपको दिखेगी। पर जीएसटी का ये जो आंकड़ा, इसके और भी कई सारे पेच हैं जो समझना जरूरी है। पहली चीज तो ये कि इसमें अधिकांश जीएसटी आईजीएसटी है जो इंपोर्ट पर लगता है और इंटर स्टेट पर लगता है। और यह आंकड़ा बताता है कि करीब 55,000 करोड़ रुपए का टोटल जीएसटी कलेक्शन है, जिसमें 24 से 25,000 करोड़ रुपए इंपोर्ट के जरिए आ रहा है। यानी कि ये इस बात का रिफ्लेक्शन है कि इकोनॉमी खुलने के साथ भारत में धीरे धीरे इंपोर्ट बढ़ा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझना जरूरी है कि जीएसटी के कलेक्शन में ये बढ़ोतरी एक खास वजह से आई है, वो ये कि दिसंबर के बाद से सरकार ने कंप्लायंस पे बहुत ज़्यादा सख्ती की है। उसका विरोध भी हम देख रहे हैं चारों तरफ। ट्रेडर्स ने कॉल दी है, बंद किया था एक दिन ट्रेडर ने जीएसटी का। इसका आप जीएसटी के कलेक्शन से रिश्ता जोड़ सकते हैं। अब ये कहना सही है या गलत है, ये अलग बात है, लेकिन सरकार को यह महसूस हुआ कि जीएसटी में बड़े पैमाने पर कंप्लायंस के इश्यूज आ रहे हैं। लोग फर्जी इनवाइसिंग कर रहे हैं, फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं। तो इस बढ़ोतरी में एक बड़ा हिस्सा उस सख्त कंप्लायंस का है जो सख्त कंप्लायंस शायद सरकार ने अभी तक रिलैक्स कर रखा था और सरकार को ऐसा लगता था कि लोग जो जीएसटी देने वाले लोग हैं वो प्रॉपरली जीएसटी जमा नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, दैट इज एक्चुअली अ गुड कॉल। तो अब उसका विरोध भी हो रहा है और सरकार ने उस पर सख्ती की। तो इसलिए कल सरकार ने अपनी प्रेस रिलीज में भी बात लिखी कि जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी कंप्लायंस एफर्ट्स के कारण हुई है। दूसरी चीज है कि 2-3 बड़े बदलाव इस फिनांस बिल में हुए हैं जिनका असर भी जीएसटी कलेक्शन पर दिखाई दे रहा है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के तौर तरीके को बदला गया है। इंपोर्टर्स के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए तो अब फाइनेंस बिल के बाद एक नई तरीके की व्यवस्था आ जाएगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो जीएसटी की जान है और जिसमें बड़े पैमाने पर फेक इनवाइसेस, भ्रष्टाचार और गलत बिलों की शिकायतें थी, उन्हें प्लग किया गया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट को रोकने की कोशिश की गई है ताकि उसे ट्रांसपेरेंटली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके और उसका फायदा हमको जीएसटी के इस आंकड़े की बढ़ोतरी में दिख रहा है। लेकिन अगर इसी आंकड़े को आप हाई फ्रीक्वेंसी डेटा के रेशियो में देखा जाए तो यह बढ़ोतरी जितना रिकवरी दिखाती है उससे कहीं ज्यादा कंप्लायंस दिखाती है। यानी सरकार के दबाव से, सख्ती से जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है। अब इसी आंकड़े को अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी प्रोडक्शन डेटा के रेशियो में देखें, जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा में देखें, कोर इंडस्ट्री के डेटा में देखें, तो वहां उतनी तेज ग्रोथ नहीं दिखती। वहां वो प्रोडक्शन की ग्रोथ नहीं दिखती और जिन सेक्टर में ग्रोथ दिखाई दे रही है या उत्पादन बढ़ने के आंकड़े दिख रहे हैं वो जीएसटी से बाहर है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे रिफाइनरी है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ये सब जीएसटी से बाहर हैं। तो उन आंकड़ों की रोशनी में जब आप देखें तो आपको एक असंगति दिखाई देगी कि स्टील सीमेंट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, ऑटोमोबाइल की सेल्स अभी बढ़ना शुरू हुई। लेकिन जब जीएसटी का आंकड़ा आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये कलेक्शन में बढ़ोतरी दिखा रहा है। तो कंप्लायंस एफर्ट है और सरकार ने सोच समझ कर एक कंप्लायंस की प्रोसेस शुरू की है। इस पर विरोध भी है। अब ये प्रक्रिया कब तक चलती है, ये सख्ती कब तक जारी रहती है? चुनाव से पहले क्या ये सख्ती रोक दी जाएगी या एक बार जीएसटी के पूरे सिस्टम में जहां जहां लूप होल्स हैं, जहां जहां टैक्स की चोरी है, जहां जहां फर्जी इनवाइसेस हैं, जहां पर बिलिंग की समस्याएं हैं उन्हें एड्रेस किया जाएगा? और प्लस उसके साथ जो ट्रेडर्स को समस्या हो रही है ओवर कंप्लायंस से, ओवर रेगुलेशन से और जीएसटी ऑफिसर्स की तरफ से जो उत्पीड़न है उसको लेकर क्या उसे एड्रेस किया जाएगा? जीएसटी को लेकर अभी वस्तुस्थिति ये है, अब जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक की अभी तारीख आनी है। उस बैठक के बाद हम ये समझ पाएंगे कि जीएसटी के क्रियान्वयन में अगले साल क्या बदलाव होंगे। तब तक फिनांस बिल में जो बदलाव किए गए हैं थोड़े बहुत वो भी इफेक्टिव होंगे। जी, अगली खबर पे चलते हैं। अंशुमान जी, बड़ा हैशटैग वगैरह चला पीछे बीते कुछ दिनों में, हैशटैग रोजगार दो वगैरह टाइप का। उसमें तमाम तरह के विषयांतर हैशटैग भी चले, बॉयफ्रेंड दो गर्लफ्रेंड दो टाइप के भी हैशटैग चले थे। एक संस्था है, उसका नाम पता होना चाहिए आप लोगों को, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE कहते हैं इसको। ये संस्था जब बात करती है और ये संस्था जब अपने रिपोर्ट्स लेकर आती है हर महीने, तो हम लोग इंतज़ार करते हैं
कि यार पिछले महीने कितना एम्प्लॉयमेंट रहा देश में, अनएम्प्लॉयमेंट की रेट क्या रही, एम्प्लॉयमेंट की रेट क्या रही, कौन सा राज्य कहाँ खड़ा है। जब आप ये सब बातें करते हैं, सरकार से रोज़गार की, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, एसएससी के छात्र तमाम आंदोलन चलाते हैं, तो आंकड़ों को देखना भी ज़रूरी होता है। और एक वृहद आंकड़ा, मतलब छात्रों की ही समस्या नहीं, इसमें एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है, गांव के लोग भी हैं, शहर के लोग भी हैं। सीएमआई के नए आंकड़े जो आए हैं वो कहते हैं कि फरवरी 2021 में अनएम्प्लॉयमेंट की दर 6.9% थी। ठीक एक महीने पहले जनवरी के महीने में 6.5% अनएम्प्लॉयमेंट की दर थी, बढ़ गई थोड़ी सी अगले महीने आते आते। वो ये भी कह रहे हैं कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जो है घटी है, शहरों में बेरोजगारी की दर जो है वो घटी है, गांवों में बढ़ी है जबकि। और उनके पास तमाम ये आंकड़े हैं कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 26.5% के आसपास, उसके बाद राजस्थान में है 25.5% के आसपास। अंशुमान जी। सिद्धांत, पहली बात तो ये कि चाहे वो कोविड की मंदी के बहाने हम मान लें या 2017-18 के बाद जो आंकड़े आए उनको मान लें, हम कम से कम भारत में आर्थिक प्रगति को नापने के लिए अब प्रति सप्ताह या 15 दिन में रोजगार के आंकड़ों पर चर्चा तो करने लगे हैं। नहीं तो इससे पहले तक तो रोजगार के आंकड़ों पर कोई चर्चा ही नहीं होती थी हमारे पास। या यहाँ पे मैं ये भी बोल दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ललन टॉप के वीडियो के नीचे जो रोजगार पे नहीं होता है वो आगे लिखते हैं, आगे रोजगार पे कब बात करोगे। हाँ, तो हम लोग तो मतलब कम से कम हम पिछले एक साल में लगातार रोजगार के आंकड़ों पर बात करने लगे हैं। और यहाँ मुझे ये बात नोट करना जरूरी है कि भारत दुनिया की उन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से अकेली अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकार के पास आज तक अधिकृत रोजगार के कोई आंकड़े नहीं है। सरकार साल भर में एक सर्वे लाती है एनएसएसओ का, जिसे कभी वो मान लेती, कभी नकार देती। उसकी अपनी संस्था का सर्वे आता है, जब उसमें बेकारी बढ़ती हुई दिखती है तो उसको लगता है कि सही नहीं, हम दोबारा कराएंगे, और उसको वो मान लेती। इसके अलावा हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट का कोई अधिकृत आंकड़ा या नहीं आता, जबकि दुनिया भर की जो आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं हैं वो हमेशा अपने यहां ग्रोथ को एम्प्लॉयमेंट से नापती हैं। हमने अर्थात में जीडीपी की चर्चा के दौरान इस पर बात भी की थी कि अमेरिका में जो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है वो एम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा है। उनकी जीडीपी से भी ज्यादा आंकड़ा इस बात का है कि उस महीने अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े क्या और एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े क्या है। सीएमआई एक ऐसी एजेंसी है जो हमको अब मासिक अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा देने लगी है। सरकार इसे कभी स्वीकारती है, कभी नहीं मानती है, पर यह एक एजेंसी है जिस एजेंसी से कम हमें यह तो पता चलता है कि हर महीने भारत में रोजगार और बेकारी की दर क्या है, और जो शायद भारत के आर्थिक नियोजन की चर्चा के केंद्र में प्रतिदिन होना चाहिए, प्रति महीने होना चाहिए, और नीचे के लेवल से लेकर ऊपर के लेवल तक होना चाहिए। यह आंकड़ा पूरे कोविड के दौरान हमें बार बार अलग अलग महीने में कहाँ कितना रोजगार घटा, कितना बढ़ा, शहरों में क्या हुआ, गांवों में क्या हुआ, इसकी जानकारी देता रहा है। ये जो ताज़ा आंकड़ा हमारे पास अभी फरवरी का आया है, ये पिछले 6 महीने में हमने रोजगार के आंकड़े में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी। अगर आप ध्यान दें तो नवंबर में करीब 6.5% था, दिसंबर में बढ़ के 9.1% हो गई बेरोजगारी की दर, अब फिर ये 6.9% के आसपास है। ये वॉलेटिलिटी दिखाती है कि कोविड के बाद भारत का रोजगार बाजार अभी स्थिर नहीं हो पाया है। जो जॉब लॉसेज हुए हैं वो अभी रिकवर नहीं हुए हैं जिस लेवल पर, और ये मंथली बेकारी की दर 6% 7% है। इतनी सालाना दर होती थी वास्तविक तौर पर भारत में, और तब हम कहते थे कि भारत में बेकारी की दर जो है वो सबसे ऊंचे स्तर पर है, 7% 8% के आसपास। हमने कोविड लॉकडाउन के दौरान बहुत ज़्यादा बेकारी की दर देखी, क्योंकि एकदम सारी चीज़ें बंद थी, फिर धीमे धीमे चीज़ आना शुरू हुई है। अब ये जो बदलाव है, ये जो वॉलेटिलिटी है, जो फ्लैक्चुअलिटी है, ये एवरेज हमें जो मिल रहा है अभी तक, पिछले 6 महीनों का सिद्धांत, वो करीब 7.5% के आसपास भारत में बेकारी दर मिल रही है। अगर आप हर महीने के उतार चढ़ाव को, जो सीएमआई के आंकड़े से आता है पिछले 6 महीनों के दौरान, तो 7.5% की बेरोजगारी दर मिलती है हमें ओवरऑल। दूसरी चीज ये है कि इसमें एक और बड़ा फर्क दिखाई देता है। शुरुआती दिनों में अनलॉक होने के समय हमने बेकारी की दर अर्बन एरिया में बढ़ते देखी थी, जब यहाँ काम नहीं थे और शहरी इलाकों में मनरेगा में और बाकी स्कीमों में काम करने वाले लोगों को रोजगार मिल रहा था। फिर ये परिस्थिति बदल गई। हमने ये देखा कि शहरी इलाकों में लोग आना शुरू हुए और आज बिल्कुल इसका उल्टा है। रूरल एरिया में बेकारी की दर वापस बढ़ रही है।
उसकी एक वजह ये हो सकती है कि फसलों का अगला सीज़न शुरू आने वाला है। जब फसलों की कटाई होगी तो रोजगार मिलना शुरू होगा। सरकारी स्कीमों में जो रोजगार मिल रहे थे वो भी धीमे धीमे सीमित होते चले गए और शहरों में लोग आ गए। अब शहरों में धीमे धीमे छोटे मोटे काम जो दुकानें खुलने के साथ, अर्थव्यवस्था की गतिविधियां खुलने के साथ, ट्रांसपोर्ट खुलने के साथ आए, उनमें रोजगार आना शुरू हो रहा है। तो अभी जो पूरा का पूरा बेकारी का परिदृश्य है, उस हिसाब से हमारे पास जो एग्जैक्ट आंकड़ा है उस हिसाब से जनवरी में करीब करीब 12 मिलियन एडिशनल लोग थे जो एम्प्लॉय हुए जनवरी में और इससे इनका नंबर करीब 400 मिलियन के आसपास पहुंच गया, जो कि दिसंबर में 388 मिलियन था। 1,20 लाख के आसपास। हाँ, ये इतने काम अर्थव्यवस्था के खुलने के साथ धीमे धीमे वापस आए। लेकिन अभी भी बेरोजगारी की दर, इसमें वो जो नए रोजगार आने वाले हैं, जो रोजगार के इंतजार कर रहे हैं, वो लोग शामिल नहीं। जो ये ट्रेंड चला रहे थे कि रोजगार दो, इसमें उनके रोजगार शामिल नहीं जो जा चुके। 12-14 करोड़ रोजगार गए। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज धीमे धीमे पटरी पर आ रही हैं। तो रोजगार की खासतौर से निचले स्तर पर जो कि दैनिक रोजगार हैं, जो कि सेमी स्किल्ड रोजगार हैं, अनडॉक्यूमेंटेड जॉब्स, उनमें धीमे धीमे असंगठित क्षेत्र के कामों में धीमे धीमे बढ़ोतरी हो रही है। पर इसमें एक बड़ा मुद्दा समझना जरूरी है, जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इनमें अब जो वेज रेट है, जो मजदूरी की दर है, वो पहली बार से कम है, क्योंकि बाजार में लेबर की सप्लाई बहुत ज्यादा है और अवसर कम है। इसलिए जो लोग कोविड से पहले जितने पैसे पे जिस मजदूरी पर काम कर रहे थे, अब उन्हें उससे कम मजदूरी पर काम करना पड़ रहा है। अच्छा अंशुमान जी, ये चीज़ हम लोग अर्थात्मक डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, पिछले साल मेरे ख्याल से सितंबर या अगस्त का अर्थात था वो। और मैं चाह रहा हूँ एक बार 1 मिनट में ही, क्योंकि एक टॉपिक और बचा है, समय कम है हमारे पास, 1 मिनट में चर्चा कर लें। क्योंकि जब भी रोजगार की किल्लत की बात होती है, बेरोजगारी की बढ़ती दर की बात होती है, तो कमेंट बॉक्स में, सोशल मीडिया पे, हमारे और आपके डीएम में कभी ना कभी कोई आ ही जाता है जो बोलता है कि ऐसा जनसंख्या की वजह से हो रहा है। कितनी सच्चाई है इस बात? हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं और भारत में पॉपुलेशन की दर घट रही है। हमने इस पर भी चर्चा की कि अगर इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ें तो ये बताता है कि भारत में पॉपुलेशन का जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, जो पीक पॉइंट था, वो आ चुका है। इसके बाद तो भारत में अब अगले 10 साल में एजिंग शुरू होगी, जिसमें दक्षिण भारत के राज्यों में पहले एजिंग आएगी। तो आबादी रोजगार की कमी की कहीं कोई वजह नहीं, रोजगार के अवसरों की कमी रोजगार की वजह है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण ये है कि भारत के बेस्ट ग्रोथ के ईयर्स में भी भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ रेट उतनी ही रही, जीडीपी बढ़ता रहा। इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। और भारत ऐसा देश है दुनिया में जहां पर जीडीपी बढ़ने के साथ बेरोजगारी भी बढ़ी। यानी जिस ग्रोथ पर हमने पिछले सालों में प्राइड किया या गर्व किया कि जो 7% 8% की ग्रोथ रेट थी, वो उतने जॉब्स लेकर नहीं आई जितने जॉब्स लाने की हमको उम्मीद थी। तो प्रॉब्लम लोगों की में नहीं, क्योंकि अगर लोग नहीं होंगे तो कंजम्पशन नहीं होगा, खपत नहीं होगी, आबादी नहीं होगी। समस्या आबादी से नहीं है, समस्या रोजगार के अवसरों से। और इस पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे पास 5-6 महीने 7 महीने का समय आ गया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि भारत में पोस्ट कोविड एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो क्या है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। पर अगर आप ध्यान दें उन क्षेत्रों पर जहां से सबसे ज्यादा नौकरियां आती हैं, जहां सबसे ज्यादा रोजगार आते हैं, वहां पिछली बार से तुलना करें तो आप सामान्य रूप से समझ जाएंगे कि अवसर कम हुए हैं। लोग नहीं उतने बड़े हैं जितने कि अवसरों में कमी हुई। सरकार जो कि सबसे बड़ी एम्प्लॉयर संगठित क्षेत्र की, वही जॉब नहीं दे पा रही है। अगली खबर है जीएसटी दिमाग पे चढ़ा हुआ है। अगली खबर है स्पेक्ट्रम ऑक्शन की बात है। तो 4G और 5G स्पेक्ट्रम की बड़ी बातचीत हो रही है। और पहला दिन जो बीता है स्पेक्ट्रम ऑक्शन का, उसमें 45,000 करोड़ सरकार ने एंटिसिपेट किया था, लेकिन सरकार के पास पहले दिन के बिड में 77,000 करोड़ लगभग की बिडिंग आई है। और लग रहा है कि अभी लोग 5G का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 4G स्पेक्ट्रम के नए बैंड्स की नीलामी हुई है। 3 प्लेयर्स हैं टेलीकॉम सेक्टर में, तो वो ओलिगोपोली वाला सिनेरियो आ चुका है। 2-3 कंपनियां हैं, जिसमें से भी एक कंपनी की हालत खराब चल रही है।
पूरा सीन कहाँ जाएगा सर? लंबे समय बाद स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई और ये जो स्पेक्ट्रम है ये दरअसल 4G का रिन्यूअल स्पेक्ट्रम है, यानी 4G का स्पेक्ट्रम जिनके पास था पहले से, वो 20 साल के लिए renew हो गया। पहले से वो 20 साल के रिन्यूअल की बिड की गई है। इसमें 700 कुछ 800 नए बैंड्स भी तो जोड़े गए हैं। हाँ, कुछ जोड़े गए। इसमें 700 800 900 1800 2100 2300 2500 मेगाहर्ट्ज के बैंड हैं। करीब 2251 मेगाहर्ट्ज का जो बैंड है वो 3,92,000 करोड़ रुपए के रिजर्व प्राइस के साथ आया है। 70,000 करोड़ की बिड है। ये स्पेक्ट्रम बहुत उत्साहवर्धक नहीं होने वाली है ऑक्शन। ये थोड़ा सबड्यूड तरीके का अफेयर रहने वाला है। उसकी दो बड़ी वजह हैं कि एक तो सबको बहुत कम कंपनियों को 4G में भी इन्वेस्ट करना है, तो वो कम कीमत पर अपने स्पेक्ट्रम के ऑक्शन को रिन्यू कराना चाहती हैं। दूसरा, कंपनियां अगर स्पेक्ट्रम के ऑक्शन में आगे हिस्सा लेंगी तो वो कैपिटल और पूंजी को बचाने की कोशिश कर रही है 5G के लिए। इसमें 5G स्पेक्ट्रम शामिल नहीं है। 5G का ऑक्शन बाद में होगा, सरकार अभी तय करेगी कि 5G का ऑप्शन तब होगा जबकि हम टेक्नोलॉजी और बाकी ट्रायल्स के लेवल से निकल जाएंगे। इसमें भी जो सबसे ज़्यादा 4G के स्पेक्ट्रम को लेने की कोशिश है वो रिलायंस जियो की तरफ से है। इसमें जो अर्नेस्ट मनी रिलायंस ने रखी है वो सबसे ज़्यादा रखी है, जो इस बात का संकेत होता है कि कौन सी कंपनी कितनी ज़्यादा स्पेक्ट्रम के लिए बिड करी थी। करीब 10,000 करोड़ के आसपास की अर्नेस्ट मनी जियो ने रखी है, सबसे कम वोडाफोन की है और उसके बाद एयरटेल की है। तो रिलायंस, जो पुरानी रिलायंस कम्युनिकेशन थी, जो अनिल अंबानी के स्पेक्ट्रम थे, उसको रिन्यू करा के 4G का कुछ स्पेक्ट्रम लेने की कोशिश करेगी। तो ये नीलामी भी लंबे समय पर चलने वाली नहीं। अब ये नीलामी वैसी नहीं जिसमें 8 9 10 कंपनियां बोली लगाती थी। यहाँ बहुत सीमित निर्भर नीलामी है जिसमें भी दो ही मेनली ऑपरेटर हैं, जो आप डुओपोली की तरफ संकेत कर रहे हैं। दो ही ऑपरेटर हैं और हमको लगता है कि 1-2 दिन में शायद ये बिड्स क्लोज भी हो जाएंगी और इनका स्पेक्ट्रम का ऑक्शन खत्म हो जाएगा। सरकार को इससे ज़्यादा कीमत बढ़ने की भी उम्मीद नहीं है क्योंकि बाजार में बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा भी नहीं है 4G स्पेक्ट्रम को लेकर। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मैं हूं सिद्धांत, साथ में है अंशुमान जी, कैमरे के पीछे हैं राशिद और जेरी। आप ललन टॉप देख रहे थे। शुक्रिया।